हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन के उदय की. We are trying to understand how the national movement has been started. In that, the various strata of the society has participated in the movement and they have contributed. In that sphere, the middle class consciousness was very important. The social root of intelligentsia was able to impact a lot. If we see by 1880s, the number of English educated Indians, it was touching to 50,000 mark. It is not a small achievement. And the number who was, and this number was increasingly day by day. Number of those who is studying English, it went up 5,05,1907. So first issue, the English education, it was increasing fast. The second, role of the press, English language newspapers, they were 90,000 in 1885. It reached to 2,76,197. The literacy figure, even the literacy figure was down. It was 1911, only 1% for English and 6% for vernaculars. It shows a lot about the British policy of the social welfare. And what the English education has given benefits. What the benefits English education? It has given a chance to contacts country-wide scale. जो इंग्लिश एजुकेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, लॉयर्स थे, टीचर्स थे, यह वर्क करते वेरी ऑफन आउटसाइड देयर होम रीजन्स. इससे क्या हो रहा था? एक मिलने जुलने का विस्तार हो रहा था. एग्जिस्टेंस ऑफ कॉलोनीज ऑफ एजुकेटेड बंगालीज. आप कोई नॉर्थ इंडियन टाउन देखो, इवन यू स्टिल सी द नॉर्थ इंडियन टाउन्स, you find the Bengali colony. It's very interesting fact about the system. आप कोई भी नॉर्थ इंडियन शहर को देखो, आपको बंगाली टोला, बंगाली कॉलोनी मिलेगा. यह उस एजुकेशन का विस्तार था कि हर जगह यह लोग जाने. उसका फायदा क्या हुआ? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने several successful political tour किए इसके इंडियन एसोसिएशन के, और बंगाल के बाहर उन्होंने कई ब्रांचेस की स्थापना की. अब जो वेस्टर्न एजुकेशन था, इसका एक फायदा और क्या हुआ? इसका फायदा और क्या हुआ? जो मॉडर्न आइडियाज थे, जो करंट आइडियोलॉजीज थी, उसके बारे में ज्ञान बढ़ाया. बगैर इस वेस्टर्न एजुकेशन की, अवेयरनेस ऑफ वर्ल्ड के, यह बहुत मुश्किल होता कि नेशनलिज्म हम भारत में ला पाते. Therefore, the Western education and awareness of world and current and ideas थी, उसके कारण नेशनलिज्म का कॉन्शियसनेस आया. लेकिन उसका एक नुकसान भी था. क्या था?
कि जो डिविजिव इफेक्ट था, जो एलिमिनेशन था उस लैंग्वेज के कारण, वह भी प्रदर्शित हो रहा था, दिख रहा था। In 83-84, only 9% of college students in Bengal came from families with annual income less than 200. ऐसा क्यों था? कलकत्ता हिंदू कॉलेज जो फीस थी वो 5 रुपीज पर मंथ थी इन 1820 में। जो इंग्लिश एजुकेशन थी वो क्या थी? महंगी थी, आम आदमी के पहुंच के बाहर थी। शार्प रीजनल डिस्पैरिटीज यह एक दूसरा प्रॉब्लम पोस्ट कर रही थी। इससे क्या हुआ था? इससे जो 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 प्रोविंशियल टेंशन बन रहे थे, क्यों बन रहे थे? इंग्लिश एजुकेशन जो था उसके कारण ही अच्छी जॉब मिल रही थी। आप याद करिए, मैंने पढ़ाया था कि ये कंपल्सरी कर दिया था कि फॉर द गवर्नमेंट सर्विस यू नीड द इंग्लिश एजुकेशन। इसलिए जो 84.7% ऑफ हिंदू कॉलेज स्टूडेंट्स थे इन बंगाल, वो 3 बड़े जातियों से आते थे, ब्राह्मण, कायस्थ और वैश्य। तो इंग्लिश एजुकेशन किस तरह से जातिगत विषमता बढ़ा रही थी, सामाजिक विषमता बढ़ा रही थी। द नंबर ऑफ अनएडेड कॉलेज थे वो बिल्डअप किए 11 to 53 बिटवीन 1881-82 to 1901-02। जो पहला बिल प्रोड्यूस हुआ, मेकिंग प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी एंड फ्री फॉर फैमिली अर्निंग लेस देन 10 रुपीज ए मंथ, यह मूव किया किसने? गोखले ने इन 1911 में। यह रिजेक्ट हो गया बाय द ऑफिशियल मेजॉरिटी। इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। जो प्राइवेट स्कूल पढ़ रहे, कॉलेज पढ़ रहे थे, और जो पहला बिल बना कि प्राइमरी एजुकेशन को कंपल्सरी किया जाए, इसमें 2 बात था, कंपल्सरी एंड सेकंड फ्री। फ्री के साथ एक राइडर है। क्या राइडर है? मंथली इनकम का राइडर है, जिसकी मंथली इनकम 10 रुपीज से कम हो और कंपल्सरी सबको किया जाए। ये गोखले ने 1911 में मूव किया, लेकिन यह रिजेक्ट हो गया। उस समय रिलीजन में पैट्रियटिज्म आ रहा था। 1860s और 70s में बंगाल ने ए नंबर ऑफ पैट्रियोटिक जो सॉन्ग और पोएम उन्होंने प्रोड्यूस किए, और वो जो सॉन्ग और पोएम की थीम थी, वो थीम क्या थी? जो डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स था। और कई ऐसे रचनाएं की गई, वो की गई फॉर हिंदू मेला जो ऑर्गेनाइज होता था। फ्रॉम 1867 ऑनवर्ड्स जो नवगोपाल मित्र थे, जिनका एक नाटक हमने कई बार जिक्र किया, नील दर्पण, उनको टैगोर फैमिली क्लियर बैकिंग मिल रही थी। दूसरा, न्यूली एस्टैब्लिश थिएटर, ये क्या था? एंटी ब्रिटिश था। जो दीनबंधु मित्र का जो नाटक है वह इंडिगो प्लांटर्स के नील दर्पण लिखा गया। सॉरी, नवपाल मित्र कहते हैं, सॉरी हो गया। तो नीलमत मित्र का जो डॉटर था नील दर्पण, वह इंडिगो प्लांटर्स पे था। तो नवगोपाल मित्र का नाम किससे आता है? ऑर्गेनाइजिंग हिंदू मेला। जो सर्टेन प्लेस लिखे गए इन 1870s, वह क्या थे? उसके कारण
लिटन लेके आया ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट इन 1876। इसको आप ठीक से आप करिए सब चीज। आपका जो सवाल बनेगा राइज ऑफ नेशनलिज्म, उसका जो कल्चरल पार्ट है, इट इज अ कल्चरल पार्ट कि राइज ऑफ नेशनलिज्म के कौन कौन से इश्यूज है, किन किन इश्यूज पर नेशनलिज्म राइज हुआ है। तो जो एक सवाल क्या बना कि जो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876 का ये क्या है, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट एंड तीसरा आर्म्स एक्ट। ये 3 एक्ट लाए गए जो राष्ट्रवाद को तोड़ने का प्रयास था। तो जो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट है 1876 जो लाया गया लिटन के द्वारा, वह जो कल्चरल गतिविधि रह रही थी तो सर्टेन प्लेस हुए 1870s में, जिसमें ब्रिटिश शासन को आतंककारी शासन घोषित किया गया। This was the responsible for the Dramatic Performance Act 1876। बंकिम चंद्र का जो एक नॉवेल था आनंद भट्ट, इसका जो वंदे मातरम है था, ये क्लाइमेक्स था हमारे कल्चरल राष्ट्रवाद का। और अपने ऐसे और नॉवेल के द्वारा बंकिम चंद्र एक न्यू इंटरेस्ट पैदा करे थे हिस्ट्री ऑफ द कंट्री में। इससे क्या हुआ था, एक न्यू नेशनलिज्म पूरे विश्व में लाने का प्रयास चल रहा था। अब इसके साथ एक खास बात क्या है, यह जो नेशनलिज्म चल रहा था इसके साथ रिवाइवल ऑफ हिंदू भी चल रहा था। तो हिंदू रिवाइवलिज्म भी चल रहा था। जो थिएटर था वो डोमिनेट कौन कर रहा था उस समय, तो जो 1880s और 90s का जो एक आंदोलन चल रहा था, जो हिंदू रिवॉल्यूशन था साइड में, सीम्स टू हैव मार्क्ड अ सर्टेन डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट। अब थिएटर इसमें डोमिनेट कर रहा था भाई गिरीश चंद्र घोष। गिरीश चंद्र घोष का सेंटिमेंट था जो डोमेस्टिक ड्रामास थे उस क्या होते थे, वह पुराने थीम पे हुआ करते थे जिसमें पॉलिटिकल कंटेंट कम हुआ करते थे। अब बिपिन चंद्र पाल ने कहा कि सिंस द इल्बर्टविल डेज, इस समय सरकार की थ्योरी है ये, सिंस द इल्बर्टविल डेज जो पॉलिटिक्स है हैव नेग्लेक्टेड इन द इंटरेस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रिलीजन। तो 1883 से जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट रिलीजन था उसमें इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा था, पॉलिटिक्स निगलेक्ट हो रही थी। और इसका परिणाम क्या हुआ, रीजनल सॉन्ग्स हैड सप्लांटेड द ओल्ड नेशनल सॉन्ग्स। रीजनल सॉन्ग्स जो है नेशनल सॉन्ग्स पे भारी पड़ने लगे। और इसी तरह का एक पैटर्न देख सकते हैं बिटवीन नेशनलिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लिटरेचर अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। अब जो उस समय पैट्रियोटिक लिटरेचर था इन द लैंग्वेज ऑफ वेरियस इंडियन पीपुल, यह इसमें सर्टेन एम्बिग्यूटीज थी। ये एम्बिग्यूटीज क्या थी, इसमें एम्बिग्यूटीज क्या थी, वो फास्टर करती मोर लेस द सेम टाइप नेशनल, रीजनल एंड कम्युनल कॉन्शियसनेस। ये सारा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। इट इज फॉर द राइज ऑफ कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म आपको हेल्प करेगा। When you are going to write that regionalism and communalism, तो उसकी जब आप जड़ें तलाशेंगे आपको यहाँ पे जड़ मिलेगी। क्लियर? हर चीज के पीछे एक रीजन होता है।
बगैर रीजन के कोई भी चीज सामने नहीं आती है। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ यू आर नॉट एबल टू गेज इट, कि कैसे। देखिए, एक बात मैंने आज दिन के जीएस के डिस्कशन में कही, व्हेन आई वाज डिस्कसिंग द करंट अफेयर्स, कि जो भी चीज आप अपने एग्जामिनेशन सिस्टम से अटैच नहीं कर पाते हो, उसका पढ़ने का बहुत फायदा आपको नहीं होता है एज फार एज द एग्जाम इज कंसर्न। नॉलेज गेन तो अच्छी बात हो जाएगा, लेकिन हमको इस समय जरूरत क्या है? वी नीड अ जॉब। फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ आवर रीडिंग इज गोइंग टू बी कनेक्टेड विद एग्जामिनेशन। तो आप इस जो ये चल रहा है क्या है? यह आपको एक तरह से रीजनिज्म और कम्युनिज्म के बारे में बता रहा है। दूसरा, उस समय के राष्ट्रीय आंदोलन की जो विरोधाभासी प्रवृत्तियां थी, द कॉन्ट्रडिक्शंस इन द नेशनल मूवमेंट which has given birth to the reasonism, communism, and ultimately the country has been divided. And still today we are facing the problem of the regionalism and the communism. When you are going to write an essay, you can use these materials. I have procured these materials by the studying the सुमित सरकार, और सुमित सरकार ने ये जो मटेरियल निकाला है, उन्होंने बहुत से पेपर और रिसर्च को पढ़ के निकाला है। So we are trying to understand in the great detail how with the nationalism, how with the rise of nationalism, there was the instances of the regionalism and the communalism. Clear? इसलिए जो बंकिम चंद्र की राइटिंग थी, वह क्या थी? वह कंसर्न शो करती थी, लॉस्ट हर इंडिपेंडेंस with Bakhtiyar Khilji and not with Plassey. तो बंकिम चंद्र was concerned essentially with the history of बंगाल, और लगातार इस बात को कहते थे कि बंगाल का इंडिपेंडेंस बख्तियार खिलजी से गया है, प्लासी से नहीं गया है। यह एक हार्मफुल इफेक्ट दे रहा था, जो मुगल सेंट्रलाइजेशन ऑन रीजन लाइक था। यह क्या कर रहा था? यह मुस्लिम शासन के ऊपर प्रहार कर रहा था। तो अगर आप बंकिम चंद्र के नाटकों के आप लेखों को पढ़ें तो क्या होगा? उनके हिस्टोरिक नॉवेल्स में जो मुगल पीरियड था, वह एक विलन की तरह रहा था। दूसरा, जो राजपूत चवलरी का जो रोमांटिक मिथ था, और जो वेलोर दिखाया गया है मुस्लिम इन्वेडर्स के खिलाफ, वह बंगाली पोएट्री, ड्रामा, नॉवेल्स, इवन बुक्स फॉर चिल्ड्रन में दिखता है। जो शिवाजी का कल्ट लाया गया, कल्ट ऑफ शिवाजी, इसमें क्या हुआ था कि बंगाल विद मराठा पावर, वो extremely destructive Baghi race of 1740s. एक लिंक है बंगाल विद मराठा पावर। तो डिस्ट्रक्टिव जो बागी रेस था 1740s था, तो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल, अब इससे फर्क क्या हुआ है? इसके साथ जब यह एक प्रवृत्ति शुरू हुई, तो जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स थे, उनकी अपनी एक कहानी शुरू हो गई। तो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स उन्होंने डेवलप करना शुरू कर दिया their own variety of various nationalism, glorifying the period and figures abused by the Hindus. तो मुस्लिम ने क्या शुरू किया कि जिस पीरियड को हिंदू लेखक एब्यूज कर रहे थे, उसको वह अपने तरह से इंटरप्रेट करने लगे। तो उससे क्या होगी? लास्ट ग्लोरीज ऑफ इस्लाम की बात करने लगे। और जो इवोल्यूशन था तमिल हिस्ट्री का और क्लासिकल तमिल लिटरेचर का, जिसको इनकरेज किया ब्रिटिश सेंचुरी, एंटी ब्राह्मणिकल बोल रहा था।
एंटी नॉर्थ इंडियन आर्मी वाला। अब जो लिटरेरी हिंदी थी, इसमें लिटरेरी हिंदी एक आर्टिफिशियल क्रिएशन हो लगी, जिसको हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट से जोड़ा लगा। अगर आप देखें 18th और 19th सेंचुरी में उर्दू क्या थी? लैंग्वेज ऑफ कल्चर हुआ करती थी, वर्ल्ड कल्चर हुआ करती थी। अगर फिगर्स देखें इन 1881 टू 1890, 4380 उर्दू बुक्स पब्लिश्ड इन यूपी। हिंदी में कितनी थी? 2793। अगर न्यूज़पेपर देखें उर्दू कितने थे? 16256। हिंदी कितने थे? 8002। इवन प्रेमचंद 1915 तक उर्दू में लिखते थे। बाद में उर्दू में पब्लिकेशन मिलना मुश्किल हो गया तो उन्होंने हिंदी में स्विच किया। तो जो उर्दू और हिंदी विवाद है, उर्दू एंड हिंदी, तो जो हिंदी का कैंपेन था, देवनागरी स्क्रिप्ट का जो लॉन्च किया था आर्य समाजिस्ट ने, इसने क्या कहा कि उर्दू हैड बीन द लैंग्वेज ऑफ एलीट्स, लेकिन जो हाईली सब्सिडाइज्ड हिंदी थी उसको प्रोपोगेट करने की कोशिश की गई, यह कहते हुए कि यह नेशनल लैंग्वेज है। तो रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म एंड द लैंग्वेज इशू, यह उस समय के राष्ट्रवाद की विरोधाभासी प्रवृत्ति है। हमारा काम सिर्फ यही नहीं है कि हम राष्ट्रवाद का विकास समझें, हम राष्ट्रवाद के विकास के कॉन्ट्रडिक्शंस, द कॉन्ट्रडिक्शंस among the rise of this, because we have to understand, and we have to understand why India has been divided, why the country has been divided, why there is this problem of the language, why this problem of the religion, why problem of the region. तो ये जो एक तथ्य आप लिखिएगा इसको, अगर आपको किसी भी तरह के बंटवारे पर कोई सवाल, कोई आंसर करना हो, हिंदी हो, वो भाषा का हो, क्षेत्र का हो, धर्म का हो, देश का विभाजन हो, यू कैन ट्रेस बैक कि व्हेन देयर वाज अ नेशनलिज्म एट दैट टाइम सर्टेन डिसिसिव differences arose, which ultimately encouraged with the modern concept of the nationalism, coupled with the selfish interest of the vested people. Now come on the next Congress. अब इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बनी? यह हम स्टडी में ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक ग्रेट डील ऑफ द इंटरेस्ट विद द नेशनलिस्ट वाज कि कोई ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बने, कोई ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बने। बस बोलो, they wanted to make an all India organization. अब ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनने का रास्ता क्या था? उस बनने का रास्ता यह था कि किसी भी तरह से एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बने कि जो ऑर्गेनाइजेशन लोगों के बीच काम करे, लोगों को जोड़े। तो इसका सब प्रोजेक्ट पास आया कि वो ह्यूम एक रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे, वो कुछ प्रोमिनेंट इंडियन लीडर्स के टच में आए और उनके प्रयास से पहला कांग्रेस सेशन हुआ दिसंबर 1885, जिसको प्रेसाइड किसने किया? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अटेंड किसने किया? 72 डेलीगेट्स ने। अब कांग्रेस का एम क्या था? What was the aim of the Congress? Promotion of friendly relationship between the nationalist political workers from the different parts of the country. ये हुआ A. B. Development and consolidation of the feeling of national unity irrespective of caste, religion or provinces.
C. Formulation of popular demands and their presentation before the government. And D. Training and organization of public opinion in the country. ये होगा क्वेश्चन हमारा. क्या क्वेश्चन हुआ? What was the aim of the Congress? तो वो ABCD चारों लिखेंगे. इसी सवाल को चेंज कर देते हैं. What was the most important aim of the Congress? What was the most important aim of the Congress? Most important aim का क्या था? Training and organization of public opinion. If the question is coming in A, B, C, D, you have to write all four. But if they are asking the question, what is the most important? I am trying to train you कि आप पूरी कोशिश करो सवाल कैसे बनता है समझने की. अगर ये नहीं समझ पाओगे तो आंसर नहीं हो पाएगा. अब ये कहा जाता है कि ह्यूम का एम था कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी. कम ऑन द सेफ्टी वॉल्व थ्योरी. बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है. लेट्स डिवोट सम टाइम कि कांग्रेस की स्थापना का मिथक क्या है और कांग्रेस स्थापना का सच क्या है. अब ये कहा जा रहा है कि देयर वाज ए सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, कि कांग्रेस के बनाने में एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी थी. व्हाट इज दिस सेफ्टी वॉल्व थ्योरी? दिस थ्योरी सेज दैट to avoid any revolt against the British Empire. That's why Mr. A. Hume has made this Congress. The purpose of making Congress as per safety valve theory to safeguard the empire. दूसरा, यह जो कांग्रेस बनी उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन. These are the theories being said. I will examine this theory. उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, he has instructed to Mr. A. Hume to make an organization जो आउटलेट दे सके. किसको दे सके? हमारे जो आउटलेट दे सके असंतोष को, तो संतोष का आउटलेट दे सके. इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी हमेशा लोग जानना चाहते हैं. तो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या बोलती है? पहली बात क्या है कि जो आरोप लगाया गया वो आरोप यह है कि डफरिन ने, जो समय के वायसराय थे, उन्होंने इस बात के लिए कन्विंस किया ह्यूम को कि आप एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे राज्य की सुरक्षा कर सके. आप इसकी क्या कर रहे हैं? रिवोल्यूशन अबाउट टू कम. इस सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के बारे में क्या कहा जाता है कि उस समय यह महसूस किया गया कि ए रिवोल्यूशन इज अबाउट टू कम. अब उस रिवोल्यूशन को रोकने की आवश्यकता है. दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड टू मेक ए कांग्रेस. तो जो यह प्रूव क्या करना चाह रहे हैं कि जो कांग्रेस है उसको इसलिए बनाया गया ताकि साम्राज्य की सुरक्षा कर सके, न कि कोई राष्ट्रीय आंदोलन कर सके. और यह कहा जाता है कि जो कांग्रेस को बनाया गया उसके कारण एक हिंसक क्रांति होने वाली थी, वह हिंसक क्रांति खत्म हो गई. अब 1960 में एक आर्टिकल छपता है लाला लाजपत राय का. उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के नरमपंथी जो पक्ष, जो यंग इंडिया में एक 1960 के एक लेख छपा, यंग इंडिया एक आर्टिकल छपा है. अब उस आर्टिकल में जो गर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय ने
इस जो सुरक्षा वाल की जो परिकल्पना था, इसका क्या किया, इसके सहारे अटैक किया कांग्रेस के मॉडरेट्स पे, अटैक ऑन मॉडरेट्स। जो मॉडरेट्स, बिकॉज एट द इनिशियल फेज ऑफ द कांग्रेस एस्टेब्लिशमेंट, द मॉडरेट्स वेर टेकिंग द होल कंट्रोल। और कहा कांग्रेस जो है वह लॉर्ड डफरी की दिमाग की उपज है, इट इज ए ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड डफरी। दिक्कत तो नहीं हो रही है, बताइए तो दिक्कत होगी। तो यह जो सुरक्षा वॉल्व की थ्योरी है, इस थ्योरी में यह, अब इस थ्योरी में खास बात क्या है, एक सीक्रेट रिपोर्ट की बात कही गई। देयर वाज ए सीक्रेट रिपोर्ट। वह सीक्रेट रिपोर्ट क्या कहती है, वह सीक्रेट रिपोर्ट यह कहती है कि अंग्रेजी साम्राज्य को खतरा है। और यह सीक्रेट रिपोर्ट तब प्रकाशित हुई 1913 में। अब जो यह सीक्रेट रिपोर्ट है, पहला तो बात यह है कि 1878 में, देखिए अब सीक्रेट रिपोर्ट क्या बात करती है कि जो इंग्लिश एम्पायर है, उस इंग्लिश एम्पायर के खिलाफ एक असंतोष भड़क रहा है और इंग्लिश एम्पायर के खिलाफ क्रांति हो जाएगी। अब ह्यूम क्या थे, एक जो ह्यूम जो अब इसी ह्यूम क्या थे, ह्यूम 1878 में कौन सा विभाग देखते थे, because if Hume was knowing that there was a problem with empire, so he need to have to take the home department. He need to see how the revolution was going on. लेकिन ह्यूम कौन से देखते थे, ह्यूम उस समय राजस्व, कृषि और वाणिज्य, रेवेन्यू, कॉमर्स और एग्रीकल्चर, इस डिपार्टमेंट को देखते थे। If Hume is able to see any revolution, so he need to have to take over the home department. When he is not taking over home department, how a person who is taking over the revenue, commerce and agriculture is able to see the files of the home department? दूसरी बात, जब यह बात उसको ह्यूम कहां पोस्टेड, शिमला में। ह्यूम वाज पोस्टेड इन शिमला। एट दैट टाइम ह्यूम की पोस्टिंग शिमला में थी। जब ह्यूम पोस्टिंग शिमला में थी और होम डिपार्टमेंट की फाइल्स कहां की थी, ये दिल्ली में थी। एक शिमला में पोस्टेड आदमी कैसे वह जो दिल्ली में रखी फाइल है उसको देख सकता है। और फिर कहा जाता है कि 30,000 स्पाइस थे, मुखबिर थे, जिन लोगों ने इस बात की सूचना दी। ये 30,000 मुखबिर आए कहां से? और उस समय अगर आप जो इनका जो खुफिया विभाग है अगर देखें, उसमें मात्र कुछ लोग थे, ओनली ए फ्यू। हाउ दे गॉट 30,000 पीपल? जो होम जिनका खुफिया विभाग था उसमें बहुत कम लोग थे। उस मुश्किल से जिस समय उसमें भारत का जो साम्राज्य था उस समय आदमी काम करते थे। अब हिंसा भड़काने की आशंका के कारण कांग्रेस की स्थापना की गई। जो लास्ट का दूसरा आरोप है कि हिंसा भड़काने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई। इतना लंबा इंतजार क्यों किया गया? इट इज वन आर्गुमेंट हु इज काउंटरिंग द सेफ्टी वॉल थ्योरी। इट्स क्लियर? नॉट क्लियर? दूसरा कहते हैं कि जब ये दूसरी बात कहते हैं विडनबर्ग। ये क्या कहते हैं? विडनबर्ग दूसरी बात कहते हैं कि जब लॉर्ड रिटन वायसराय थे उस समय ह्यूम को धार्मिक गुरुओं के संपर्क में आए और इन धार्मिक नेताओं ने ह्यूम से इसलिए संपर्क किया कि पूरब के धर्मों के अध्ययन में ह्यूम की दिलचस्पी थी।
Hume was having an interest in the Christian religion. अब जब उनकी दिलचस्पी थी और इन धार्मिक गुरुओं को आशंका थी कि पूरे देश में अशांति हो सकती है, ऐसे लिए खून को लाया गया क्या कांग्रेस की स्थापना करिए। ये एक ऐसी कहानियां हैं जिस कहानियों के बारे में आप कुछ नहीं करते। तीसरी, अब सुरक्षा वाद पर जो एक और आता है वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी का स्टेटमेंट है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी का स्टेटमेंट है। अब डब्ल्यू.सी. बनर्जी का स्टेटमेंट क्या क्या बोलता है? उन्होंने एक बयान दिया था, कहा था कांग्रेस का गठन उसी कार से हुआ था कि 1884 में ह्यूम ने तय किया कि भारत के बड़े राजनीतिक नेताओं की बैठक बुलाया जाए जिसमें सामाजिक समस्याओं पर विचार हो। इसको आप ध्यान दीजिएगा, सोशल इशू। इट इज द लेटर ऑफ द डब्ल्यू.सी. बनर्जी। वो क्या बोलते हैं कि एक जो उन्होंने मीटिंग बुलाई, क्या बात कही उसमें कि जो सामाजिक समस्याएं हैं उस पर विचार किया जाए। अब सामाजिक समस्याओं का कांग्रेस से संबंध था नहीं था, और ह्यूम नहीं चाहते थे कि इसमें राजनीतिक मुद्दों पर बहस हो। देयर शुड बी ए सोशल इशू डिस्कशन, नॉट द पॉलिटिकल। Not the political. Try to sink in these arguments. अगर आर्गुमेंट आप सिंक कर लोगे आसान हो जाएगा कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने डब्ल्यू.सी. बनर्जी कहा कि जिनका बयान है वो बयान यह बोलता है कि जो यह काम शुरू किया गया या इसलिए किया गया कि भारत में जो एक टॉप लीडरशिप है वह सामाजिक समस्याओं पर विचार करे, और ह्यूम नहीं चाहते थे कि इस पर राजनीतिक मुद्दों पर बहस हो। लेकिन डफरिन ने ह्यूम से इसका ठीक उल्टा करने को कहा। उन्होंने कहा ह्यूम से ऐसा संगठन बनाओ जो राजनीति पर चर्चा करे, जिससे सरकार को भारतीय जनता के विचारों की जानकारी मिले। Try to understand the statement given by Mr. Banerjee, which will clear a lot the issues. What the issues? Issues is how the Congress has been formed. The main issue है कि वह राजनीति पे करे या समाज पे करे। अगर हम इस तथ्य को बनर्जी साहब की बातों से देखें तो क्या मेल खाता है? पहली बात क्या हो गई, ह्यूम बोल रहे थे सामाजिक समस्या, डफरिन बोल रहे थे राजनीतिक चर्चा जिससे भारतीय मत की प्राप्त हो। तो बनर्जी ने यह कहा जो सही नहीं है। अब अगर बनर्जी साहब के तथ्यों को देखें, अगर हम देखें तो जो डब्ल्यू.सी. बनर्जी का बयान है जिसमें उन्होंने एक बयान में कहा था कि कांग्रेस का गठन और उसकी कार्यशैली वास्तव में डफरिन की ही देन है। 1882 में जब ह्यूम रिटायर हो गए तो उन्होंने भारतीय जनता से राजनीति में हिस्सा लेने की अपील करने लगे। वो अपने भारतीय दोस्तों से बार बार कहते थे कि सामाजिक मुद्दों को लेकर उनमें कहीं दरार नहीं पड़नी चाहिए। व्हाट यू आर सेइंग, discuss the political issue. If you will discuss the social issue, there will be a difference between the masses. और जनवरी 1885 इन जनवरी 1885 जो उनके फ्रेंड थे मालाबारी, उन्होंने कुछ एडिटोरियल लिखा इन इंडियन स्पेक्टेटर। अर्ज क्या किया, एजुकेटेड इंडियंस टू इनोवेट ए मूवमेंट फॉर सोशल रिफॉर्म। और ह्यूम रोट लेटर टू इंडियन स्पेक्टेटर क्रिटिसाइजिंग मालाबारी प्रपोजल। मालाबारी क्या बोलते हैं, मालाबारी सेइंग दैट कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करो जिसमें सोशल इश्यूज पे डिस्कशन हो,
He has written in the Indian Spectator. Indian Spectator. अब इसी लेटर में मालाबारी लिखते हैं और इसी में ह्यूम लिखते हैं। मालाबारी लिखते हैं सोशल और ह्यूम इसको क्रिटिसाइज करते हैं। मालाबारी लिखते हैं सोशल इश्यूज। इन्होंने लिखा कि जो अर्ज किया एजुकेशन से कि एक मूवमेंट शुरू किया सोशल रिफॉर्म में। ह्यूम क्या लिखते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, वार्न करते हैं कि इसमें डेंजरस पोटेंशियल है फॉर द सोसाइटी। एंड आर्ग्यू किया पॉलिटिकल रिफॉर्म शुड टेक प्रेसिडेंस ओवर सोशल रिफॉर्म। पॉलिटिकल रिफॉर्म should take precedence over social reform। जो राजनीतिक सुधार है वह सामाजिक सुधार के ऊपर प्रेसिडेंस ले। और डफरिन ने एक डिनर में इन 1888 में क्रिटिसाइज किया। उन्होंने क्या क्रिटिसाइज किया कि कांग्रेस फॉर परस्यूइंग पॉलिटिक्स टू सर्व नैरो इंटरेस्ट रादर देन टू सोशल रिफॉर्म। अब क्या बोलते हैं, ये कांग्रेस नैरो इंटरेस्ट सर्व कर रही है रादर देन द सोशल रिफॉर्म। रादर देन द सोशल रिफॉर्म। इससे क्या कंक्लूजन आ रहा है? अब क्या बोलते हैं, सोशल रिफॉर्म करोगे मिलियंस को फायदा होगा, जो कांग्रेस करने से कुछ फायदा नहीं हो रहा है। और उन्होंने सेम सेंटिमेंट पहले लिखा हुआ है। तो अगर हम डफरिन के प्राइवेट जो पेपर्स को पढ़ें तो वह इस बात को समझाती है, वह इस बात को बताने की कोशिश करती है कि डफरिन ह्यूम से नफरत करने लग गए थे, उनसे दूर होने लगे थे। यही नहीं, उन्होंने डफरिन से बंगाली बाबुओं और मराठी ब्राह्मणों पर हमला बोलने को कहा। जो कांग्रेस की स्थापना के बारे में कहते हैं वह सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है। इट इज अ रॉन्ग एजम्पशन। क्लियर? एनी डाउट? If clear, then move on this next issue. Anyone has any problem, any doubt? You are able to write it if it comes. Now you see, if there is not a safety valve theory, then what is theory? For that we need to understand the Congress. जो 18 जिसे मैंने पहले बताया कि जो 1885 में कांग्रेस का निर्माण हुआ, यह कोई अप्रत्याशित घटना नहीं थी। यह जो कांग्रेस स्थापित हुआ है, इट इज नॉट एन इमीडिएट हिस्ट्री। यह पहले के चले आ रहे आंदोलनों का परिणाम है। That's why we have read the organizations before Congress. Why we read? Because that is the culmination in the Indian National Congress. कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठन में क्यों पढ़े? Why we understand the predecessors of the Congress. This is the main reason. कि हम इस बात को समझ सके कि कांग्रेस की स्थापना कोई अप्रत्याशित घटना न थी। यह ऐसा नहीं हुआ कि रातों रात हो गया है। The foundation of Indian Congress is not a sudden event. It is not a historical accident. It is a culmination of the process. It is a culmination of the process. It is a culmination of process which were going on post 1857.
जो 1860 और 70 के दशक में 1860s एंड 1870s इसके दशक में जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं का परिणाम है कांग्रेस। They want to and start your study can start from this also. It was the culmination of process of political awakening that had beginning in the 1860s and 70s, and that took a major step in the formation of the Congress in 1885. The modern intellectuals who were interested in the politics, they wanted to start an organization. आप इसके लिए क्या करेंगे, आपको उन सारी संस्थाओं का नाम करना पड़ेगा जो जो संस्थाएं हमने कल आपको लिखाई थी. You have to write those institutions. 1876 का जो 18 इंडिया एसोसिएशन है, 1884 की मद्रास महासभा है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, जितने राष्ट्रवादी अखबार है, हिंदू, ट्रिब्यून, बंगाली, मराठा, केसरी. अब नाउ यू सी द इनिशियल डिमांड ऑफ द कांग्रेस. If the Congress was a conspiracy and it was due to the British interest to thrust upon our nation or the nation to safeguard the British Empire, then why the initial demands of the Congress were against the Britishers? You see few initial demands of the Congress. तो कांग्रेस की शुरुआती मांगे क्या क्या थी? वो शुरुआती मांगे आपको अब क्या थी? आयातित इंपोर्ट ड्यूटीज, आर्म्स, प्रेस, सर्विसेज, इंडियनाइजेशन, representation in the councils. ब्रिटिश के इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को एक्सपोज करने वाले रमेश चंद्र दत्त और दादा भाई नौरोजी दोनों कांग्रेस के अध्यक्ष रहे. सबसे पहले जो कांग्रेस ने कार्य किया उसने क्या किया? ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का उदारवादी चेहरा उतारकर फेंक दिया. The two important leaders who were involved in the formation of Congress, both become the president of the Congress, has exposed the British liberal face, and they have propounded the theory of drain of wealth. How it is possible? If there was a safety valve theory, then they should have worked for the British Empire. Why they tried to expose the face of the British Empire and open the facade that the liberal face of the British Empire is nothing but a exploitative face. तो आप अगर शुरू के कांग्रेस के अधिवेशनों का अगर लिखें कि कांग्रेस के कौन कौन सी मांगे सुधार में थी, जो कांग्रेस क्या क्या मांग कर रही थी, वो मांगे साफ रहती है. अगर आप 1875 के बाद से देखें तो कौन कौन से कैंपेन लगातार किए गए, कॉटन इंपोर्ट ड्यूटीज पे किए गए, which wanted to restrain interest of the Indian textile industries. A massive campaign organized 1870, 1877, 88 demand for the indigenization of this government services. Indian had opposed the Afghan adventure of Lord Britain. Indian press had waged a war for Warner Plus Press Act. Opposed the efforts to disarm through Arms Act. They have organized a protest against the Plantation Labor and Inland Immigration Act. They have gone for the Ilbert Bill. What these demands are saying?
These demands are saying that the origination of the Congress for the welfare of India. अगर आपको हिंदी में लिखना चाहे जो अंग्रेजी में हमने डिमांड बताई है, आयातित सूती वस्त्र का आयात शुल्क, हथियार रखने का अधिकार, प्रेस की आजादी, सेना में खर्च करने की कटौती, आपदा सहायता, भारतीय सेवा का भारतीयकरण और यूरोपियों पर सुनवाई का अधिकार। जो मैंने इंग्लिश में कहा वही मैं हिंदी में कह रहा हूं। तो जो इनिशियल डिमांड थी हमारे कांग्रेसमैन की, वह इनिशियल डिमांड क्या थी? वह इनिशियल डिमांड इस बात पर थी कि कैसे भारतीयों के अधिकार रखे जाए। बेसिकली जो 1875 से 1885 के बीच जो एक राजनीतिक चेतना पनप रही थी, जो नेशनल कॉन्शियसनेस हो रहा था, वह मुख्यतः एक युवा लड़ाकू वर्ग की देन था। और जो ये पहले की संस्थाएं थी, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे एसोसिएशन, जिसका हमने कल बहुत विस्तार से डिस्कशन किया है, यह सब रीजनल थी। एक अखिल भारतीय संस्था की आवश्यकता थी। इन दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने एक अखिल भारतीय सभा, एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। और दिसंबर 1885 में इसी ने दूसरे का आह्वान किया, द सेकंड कॉन्फ्रेंस। यही कारण था। सवाल क्या बना कि दिसंबर 1885 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के उसमें कहते हैं पहले अधिवेशन में भाग नहीं ले सके, बिकॉज ही वॉज बिजी विद द इंडियन एसोसिएशन। अगर हम भारतीयों के पूरे मामले को देखें तो आफ्टर 1875 1875 के बाद जो वस्त्र आयात शुल्क था, कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी, फ्रॉम 1875 ऑनवर्ड जो वस्त्र आयात शुल्क था उसके लिए लगातार आंदोलन चल रहा था। यह आंदोलन क्यों चल रहा था? भारतीय वस्त्र उद्योग, जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, इसको बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, 1877-78 it is first. See the second one. 1877-78 भारत नौकरियों का भारतीयकरण, इंडियनाइजेशन ऑफ द सर्विसेज। एटीन 77-78 में भारतीयों का इंडिया सर्विसेज। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अगेंस्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट नहीं होना चाहिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अगेंस्ट चला। और उसी समय आर्म्स एक्ट आ गया, तो आर्म्स एक्ट के खिलाफ भी उन्होंने आंदोलन किया। 1881-82 जो कुलियों की दशा थी, जो बागान मजदूर थे और जो स्वदेशी आव्रजन अभियन थे, जो ये इमिग्रेशन लॉस थे और बागान मजदूर की समस्या, उस पर काम किया। और 1883 में इनवर्ड बिल, जब इनवर्ड बिल आया तो भारतीयों ने इसके पक्ष में किया। अब भारत और ब्रिटेन में एक साथ राजनीतिक आंदोलन चले। इसके लिए क्या हुआ? जुलाई 1883 में क्या जुलाई 1883 में आंदोलन चलाने से उन्होंने क्या किया? उन्होंने फंड कलेक्शन, होल कंट्री दे स्टार्टेड कलेक्टिंग फंड कलेक्शन।
फंड के कलेक्शन का काम शुरू कर दिया। और 1885 में इन्होंने यह इंग्लैंड में कहना शुरू किया कि अंग्रेजी मतदाता उसी को वोट दे जो भारतीय हितों का रक्षक हो। 1885 they started appealing to the English voters. You give vote only who has the interest in the welfare of Indians. इससे हम ये कंक्लूजन लिख सकते हैं कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, वह कोई एकाएक घटना, इट वॉज नॉट सडन एक्ट, इट वॉज ए कल्मिनेशन ऑफ ए प्रोसेस। तो अगर आप सवाल इस तरह देखें तो कल्मिनेशन ऑफ प्रोसेस की बात यहां पे आप समझेंगे। दूसरी बात, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर लक्ष्य देखें तो एक राष्ट्र के रूप में देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, टू बिल्ड ए नेशन। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वह एक नेशन बनाने के काम कर रहे थे, वह एक नेशन को बिल्ड करना चाहते थे। तो इस नेशन को बिल्ड करने के लिए उपनिवेशवाद के खिलाफ काम कर रहे थे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। यूसी 1905 जब गोखले भाषण देते हैं बनारस के अधिवेशन में, 1885-1905 के बीच देखिएगा, उन्होंने जो क्या बोला कि हमें राष्ट्रीय चेतना बढ़ानी चाहिए, नेशनल कॉन्शियसनेस। जिसमें रिलीजन, रेस, कास्ट का कोई कंट्रीब्यूशन न हो। जाति, धर्म और वर्ग का जो डाइवर्सिटी है उसको ध्यान रखकर, उससे दूर हटकर हमें अपने लिए एक देश बनाना होगा। 1891 का पी आनंद चार्लू का प्रेसिडेंशियल एड्रेस, पी आनंद चार्लू ना, 1891 का पी आनंद चार्लू का प्रेसिडेंशियल एड्रेस, वो क्या बोलता है? वो डिस्क्राइब किया, उन्होंने डिस्क्राइब किया कांग्रेस को एज ए माइटी नेशनलाइजर एंड सेड दिस वाज ए मोस्ट ग्लोरियस रोड। अगर आप इस बात को देखें कि नेशनहुड को कैसे डिफाइन किया जा रहा है, तो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द पी आनंद चार्लू presidential address to the Congress in 1891 described as a mighty nationalizer and said that this was its most glorious road. जो 3 बेसिक एम थे आज कांग्रेस के, वो लेट डाउन किए गए बाय फर्स्ट प्रेसिडेंट डब्ल्यू.सी. बनर्जी, द फुलर डेवलपमेंट एंड कंसोलिडेशन ऑफ दो सेंटिमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने 1885 में कह दिया नेशनल यूनिटी। बात करते हैं नेशनल यूनिटी की। इससे क्या मैसेज जा रहा है? जो ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशन था और यूनिटी ऑफ इंडियंस थी, इसके बारे में शुरू से बात कर रहे थे। तो जो मेकिंग ऑफ इंडिया नेशन was to be a prolonged historical process in which Congress has believed and Congress wanted to take it further forward. जो कांग्रेस के लीडर थे उन्होंने रियलाइज किया कि जो डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया है, इस डाइवर्सिटी को देखकर हमको नेशनल यूनिटी बनानी होगी। इसलिए कांग्रेस के सेशन अगर आप देखिए उस मैप में डिफरेंट पार्ट्स में हो रहे हैं। कांग्रेस का सेशन एक पार्ट नहीं होता है, हर बार सेशन घूमता है हर शहरों में। वाई? क्योंकि उन्होंने देखा कि हमको एक यूनिटी बनाने के लिए डिफरेंट पार्ट्स में हमको जाना पड़ेगा। तो जो दूसरा, जो एक तो डिफरेंट पार्ट्स उन्होंने सेशन किया, दूसरा यू सी द लिस्ट ऑफ द कांग्रेस प्रेसिडेंट फॉर फर्स्ट 5 ईयर। यू फाइंड मुस्लिम, पारसी, बंगाली, ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने अलग अलग पार्ट में सेशन भी किया और डिफरेंट कॉम के लोगों को, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट रेस के लोगों को उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया।
माइनॉरिटीज के अंदर के फियर को दूर करने के लिए 1888 एंड 1889 दो प्रस्ताव पास किए उन्होंने. The two resolution they have been passed. रेजोल्यूशन 1888 के सेशन कहा गया उन्हें, नो रेजोल्यूशन वाज टू बी पास. आप इसको लिख लीजिए, नो रेजोल्यूशन वाज टू बी पास टू विच an overwhelming majority of Hindu or Muslim delegates object. 1889 में क्या बोलते हैं, दूसरा वर्ड करते हैं, ए माइनॉरिटी क्लास. 1888 में कहा कोई रेजोल्यूशन पास नहीं होगा जिसको हिंदू और मुस्लिम मेजॉरिटी में कोई ऑब्जेक्ट. दूसरा 18 में माइनॉरिटी क्लास पास किया, माइनॉरिटी क्लास रेजोल्यूशन. माइनॉरिटी क्लास रेजोल्यूशन क्या था, इसमें उन्होंने कहा कि wherever Parsis, Christian, Muslims or Hindu, they are in a minority, their number elected to the councils would not be less than their proportion in the population. तो उनको एक साधुना उनको राष्ट्र में शामिल करने के लिए. अब रीजन क्या दिया गया जब इस रेजोल्यूशन को मूव किया गया, इंडिया was not yet a homogeneous country. And political methods here had therefore to differ from those of you. They have compared India and Europe also. कि जो भारत का निर्माण हो रहा है, भारत का निर्माण एक प्रक्रिया के तहत हो रहा है. तो दूसरा मेजर ऑब्जेक्टिव कांग्रेस का था, अर्ली कांग्रेस का, क्रिएट ए कॉमन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म और प्रोग्राम जिसके अराउंड पॉलिटिकल वर्कर्स डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री इकट्ठा हो सके, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कर सके. तो कॉमन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म और प्रोग्राम, कॉमन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म और प्रोग्राम, जिसमें क्या हो, जिसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री के लोग यूनाइट होकर काम कर सके. तो सेक्युलरिज्म हो गया, राष्ट्र का विकास हो गया और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो गया. इसलिए कांग्रेस वॉज नाइट. और दूसरा क्या बोला कि कांग्रेस सोशल इशू को डिस्कस नहीं करेगा. तो सोशल इश्यूज डिस्कशन के लिए कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म नहीं है. इट इज नॉट प्रॉपर और एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म. 1891 में गोखले ने एक्सप्रेस किया डिसअपॉइंटमेंट when the government sent a two-line reply to a reply जो उन्होंने किया बाय द पूना साहब, जो शो किया कि डोंट रिलाइज ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ कंट्री. तो जो मेमोरियल्स था, जो नॉमिनली एड्रेस टू गवर्नमेंट था वास्तविकता में, एड्रेस पीपल दैट दे लर्न हाउ टू टॉक इन दीज मैटर्स. जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे समझ में आ रही क्या रही है कि अभी तक का जो हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम था, उस राष्ट्रीय कार्यक्रम का जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य में महत्वपूर्ण चीजें क्या थी कि हम राष्ट्र को बनाना चाहते थे, राष्ट्र को एक रास्ते पर ले जाना चाहते थे, एक लोकतांत्रिक ढंग से हम देश को आगे ले चाहते थे. अगर हम इसको इन नक्शल कहना चाहें तो उस दौर के जो राष्ट्रवादी नेताओं के जो बुनियादी लक्ष्य थे उसमें धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र दो महत्वपूर्ण चीजें हमारे सामने आती है. और 1885 से 1905 के बीच, 1885 से 1905 के बीच अगर 20 सालों का मूल्यांकन करें तो कांग्रेस ने एक ऐसी जमीन तैयार की जिस जमीन पर आगे का आंदोलन आगे बढ़ा. इसलिए सेफ्टी वॉल थ्योरी का कोई भी इसमें कहीं से भी रोल दिखाई नहीं देता है. एनी कंफ्यूजन? बताइए, कोई प्रॉब्लम?
बताइए। तो क्लियर। तो नाउ वी हैव, इसीलिए कहते हैं ये सेफ्टी वॉल्व और लाइटिंग कंडक्टर की थ्योरी की बात करते हैं। तो जो सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी है, जो बोलती है कि नेशनल कांग्रेस ने आउटलेट प्रोवाइड किया कि ब्रिटिश का डिसकंटेंट बाहर हो जाए, यह एक बहुत स्मॉल पार्ट ऑफ ट्रूथ हो सकता है, इसमें कोई ज्यादा तथ्य नहीं है। नेशनल कांग्रेस ने रिप्रेजेंट किया पॉलिटिकली कॉन्शियस इंडियंस को और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। जो ह्यूम का मोटिव था वह अगर था भी तो विल्सन था, उनका मोटिव ग्लोबल था, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का कोई मोटिव नहीं था। इसलिए जो फाउंडेशन ऑफ इंडियन कांग्रेस था यह एक स्ट्रगल था फॉरेन रूल के खिलाफ। अब जो पहला अधिवेशन था उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ और लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, और 1886 में उन्होंने मर्ज कर दिया नेशनल कांग्रेस में, जो उनका संस्था था उसको नेशनल कांग्रेस में मर्ज कर दिया। और 1886 के जो कलकत्ता अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, इससे कांग्रेस became the whole country's कांग्रेस। जो डेलीगेट्स के नंबर्स थे वो लगातार बढ़ते गए, 436 हुए, लगातार वो आगे बढ़ते गए। दूसरे वर्ग में 436 हो गए जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हुए थे। 1890 में कादम्बरी गांगुली ने कांग्रेस के सेशन को एड्रेस किया, और यह सिंबॉलिक फैक्ट था कि इंडियन स्ट्रगल में वो बनाने लगी। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस था नॉट द ओनली चैनल जिससे नेशनलाइजेशन फ्लो हुआ। जो प्रोविंशियल जो कॉन्फ्रेंसेस थे, प्रोविंशियल जो लोकल एसोसिएशन थे, वो भी इस पे काम किया करते। प्रेस का बहुत कम सपोर्ट था प्रोटेस्ट। प्रोग्राम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। यू आर मोर आई शुड डू नेक्स्ट डे, टेल मी। Okay. And now come start the program of Indian National Congress, 1885 to 1905. The early phase of Indian National Congress. We need to understand the national movements in the phases. उसका कारण क्या है कि फेज पे सवाल आते हैं। तो कांग्रेस हर साल के अंत में मिलती थी, 3 दिन का सेशन होता था, वह एक सोशल ओकेजन हुआ करता था जिसपे पॉलिटिकली कॉन्शियस लोग मिलते थे, बात करते थे, लंबे लंबे प्रेसिडेंशियल एड्रेस हुआ करते थे, स्पीचेस हुआ करती थी, ज्यादातर स्पीचेस इंग्लिश में हुआ करती थी। वो प्रस्ताव पास कर देते थे, वो प्रस्ताव मोर और लेस सेम ही होते थे हर साल। उन प्रस्ताव को अगर देखिए तो प्रस्ताव में 3 महत्वपूर्ण चीज होता था, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक। ये हर साल हुआ करता था। जो प्रिंसिपल पॉलिटिकल डिमांड थी इनिशियल फेज में, जो प्रिंसिपल पॉलिटिकल डिमांड थी वो हुआ करती थी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को लेकर। उनको ग्रेटर पावर मिले, बजट डिस्कशन पे मिले और उनको रिप्रेजेंटेशन मिले। कुछ इलेक्टेड मेंबर्स को लोकल बॉडीज, चैम्बर कॉमर्स यूनिवर्सिटीज में, लोकल बॉडीज है, चैम्बर कॉमर्स है, उनके लोगों को इलेक्ट करके असेंबली में लाया जाए। यह इनकी थी लेजिस्लेटिव डिमांड। जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनके रिफॉर्म थे वो क्या चाहते थे? इंडियनाइजेशन ऑफ द सर्विस, साइमल्टेनियस आईसीएस एग्जामिनेशन। अब क्या यह डिमांड कॉमन पीपल की थी और इट इज एन elite demand because the literacy level and education is very low, and we have already discussed that education is not the reach of everybody. ये कई बार कहा जाता है कि it is an elite demand, but it is not a fact. If we try to understand
the demand of indigenization or the demand of the examination of civil services in India and London together. ये क्या थी? ये थी अगेंस्ट रेसिज्म, यह नस्लवाद के खिलाफ थी. It will reduce the drain of wealth. क्यों? जो इंग्लिशमैन थे उनकी पेंशन्स ये व्हाइट ऑफिशियल एंजॉय करते थे, ये इंग्लैंड वालों को ही मिलती थी. तो क्या हुआ? इससे नुकसान होता था. दूसरा, अगर इंग्लिशमैन के बजाय इंडियंस बनेंगे हमारे अधिकारी तो क्या होंगे? ये मोर रिस्पॉन्सिबल होंगे इंडियन नीड्स को. तो ट्राई टू सी दिस एस्पेक्ट नॉट एज एन elite demand, but it is an demand. It was a demand. It was a demand for the nationalization, to stop the drain of wealth, to make administration more responsive. So if you are having a question prelims, don't try to take on the elite demand only. जो और एडमिशन डिमांड थी उसमें क्या थी? सेपरेशन ऑफ एजुकेशन, ट्रायल बाय ज्यूरी, रिपील ऑफ आर्म्स एक्ट, हायर जॉब्स इन द आर्मी, रेजिंग ऑफ एन इंडियन वॉलंटियर फोर्स, रेशियल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इशू के रेस करते थे और जनरल पॉवर्टी ऑफ इंडिया के लिए ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात करते. रेजोल्यूशन लगातार पास किए जाते थे, कॉलिंग एन इंक्वायरी इनटू द इंडियाज ग्रोइंग पॉवर्टी एंड फैमिन्स. जो होम चार्जेस थे बहुत बड़े होते थे, डिमांड होम चार्जेस. जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर थे वो क्या थे? वो ब्रिटिश एम्पायर के थे. भारत को क्या करता था? इसको कम किया जाए, टेक्निकल एजुकेशन को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, इंडियन इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाए, टैरिफ अनफेयर टैरिफ को एक्साइज ड्यूटी को कंट्रोल किया जाए. अब डिमांड ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट, इसका रिलेशन किससे है? ड्रेन ऑफ वेल्थ से है. हाउ? अगर असेसमेंट हो जाएगा ठीक से, जो ये परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता था तो लोगों को रेवेन्यू के बारे में आइडिया नहीं होता था. तो जो ओवर असेसमेंट हो जाता था उससे क्या होता था? यह फोर्स सेल कर देता था बाय पीजेंट्स, लीडिंग टू एक्सपोर्ट सरप्लस. समझने की कोशिश करिए इसको कि हाउ परमानेंट सेटलमेंट इज एन इकोनॉमिक डिमांड. How it is getting with the drain of wealth? Because the over settlement क्या करता है? फोर्स सेल कर देगा पीजेंट को, लीडिंग टू एक्सपोर्ट सरप्लस. एक्सपोर्ट सरप्लस फायदा किसका होगा? ब्रिटेन का होगा. एक्सपोर्ट सरप्लस फायदा किसका होगा? ब्रिटेन का होगा. जो अर्ली कांग्रेस था वह सिर्फ इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल ग्रुप्स नहीं था. नॉट कंसर्न इंटरेस्ट ऑफ द इंग्लिश एजुकेटेड ग्रुप्स, जमींदार्स, इंडस्ट्रियलिस्ट. अगर हम उनके न्यूमरस रेजोल्यूशंस देखें, सॉल्ट टैक्स, ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन पुलिस अब्रॉड, सफरिंग कॉज्ड बाय द फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कंडेमिंग द फॉरेस्ट लॉज, ये हर साल पास हुआ है 1891 से 1895 तक. इंडियन एसोसिएशन ने एक लॉन्च किया कैंपेन जो एक्सपोज किया हॉरर्स ऑफ इंडेंजर्ड लेबर्स इन आसाम टी गार्डन्स. जो इनके शरीर थे द्वारका दत्त गांगुली, वो आसाम प्लांटेशन एरियाज में गए अपनी जान का खतरा देकर और वहां के स्लेव लेबर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा किया. लेकिन इस इशू आसाम के इशू को कांग्रेस ने टेकअप करने से स्वीकार कर दिया बिकॉज इट्स ए लोकल इशू.
अब यह सब कार्य करने के बावजूद मॉडरेट कांग्रेस का क्रिटिसिज्म क्यों होता था? नॉट फॉर द ऑब्जेक्टिव्स. As far as the objectives are concerned, there is no denying the fact. Congress was doing the excellent job. He has taken up all the issues concerned with the masses. Then why there was a criticism? Style of function. जो अर्ली कांग्रेस थी वो किस पर काम करती थी? पिटिशंस पे, स्पीचेस पे, आर्टिकल्स पे, आर्गुमेंट्स पे. वो एम क्या करते थे? कन्विंस करने के लिए. जो एक सन ड्राइड ब्यूरोक्रेसी थी जो कोई काम करने वाली नहीं है, उसको कन्विंस करना चाहते थे. वो क्या थे? वो लिबरल माइंडेड पब्लिक ओपिनियन की बात करते थे. जो अर्ली कांग्रेस वाले लोग थे वो क्या करते थे? वो लॉजिक की बात, लॉजिक से कन्विंस करेंगे. वो प्रिजम्पली जो लिबरल माइंडेड पब्लिक ओपिनियन ऑफ लैंड ऑफ कॉर्डन, ब्राइट, मिनट, ग्लैडस्टोन, इनको प्रोवाइड करने की बात करते थे. तो जो इनकी जो आलोचना थी इस बात को लेकर थी कि वह उनकी फंक्शनिंग ठीक नहीं थी. ये पिटीशन से काम करते थे, स्पीच से करते थे, आर्टिकल से करते थे. वो केस बिल्डअप करना चाहते थे फिर लॉजिक, एम्ड एट कन्विंसिंग नॉट सो मच द सन ड्राइड ब्रिटिश इंडिया बट the presumably liberal minded public opinion of land of Corbin, Briarfield, Gladstone. इनकी सोच ऐसी थी हम उनको कन्विंस करेंगे. दूसरा, ये पार्ट टाइम काम करते थे. ये फुल टाइम पार्टी वर्कर नहीं थे. इनके पास अपने सेक्रेटरीज होते थे. जो ये बड़े लोग थे ये 3 दिन मिलते थे, वहां पर ये जाया करते थे. इनकी अपनी कोटरीज थी, ज्यादातर वकील हुआ करते थे, अपने आप से लोगों को इलेक्ट कर देते थे, रेजोल्यूशन पास कर देते थे, कुछ ग्रीवांस की बात करते थे. उसके अलावा सारे साल सोते थे. होल ईयर हाइबरनेशन में सिर्फ 3 का तमाशा करते थे जाके. जो अगर हम कंपोजिशन देखें अर्ली कांग्रेस का, जो अर्ली कांग्रेस का कंपोजिशन था उसको हम देखने की कोशिश करें, वो कहां जाते? वो एंग्लिसाइज थे अपने पर्सनल, अपने प्रोफेशन में हाईली सक्सेसफुल. उनके एलीट लाइफ स्टाइल थी, उनका मास्टर्स से कोई कनेक्शन नहीं था. अब ये चाहते क्या थे? लार्जर शेयर इन द गवर्नमेंट. अपने देश की सरकार में लार्जर शेयर चाहते थे. अपील करते थे प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी का. लेकिन वो अपने गोल के फुलफिल को इमीडिएट बात नहीं करते थे. उनकी जो इमीडिएट डिमांड थी वो बहुत ज्यादा मॉडरेट थी. वो चाहते थे कि ग्रेजुअल जो स्टेप्स है उससे उनकी मांग पूरी होगी. और इतने ज्यादा कॉशियस थे, डरपोक आप कह सकते हो, डरते थे या मतलब डरना शब्द अच्छा शब्द नहीं है, उतने ज्यादा वो एग्रेसिव नहीं थे. गवर्नमेंट उनको सप्रेस न कर दे. 1885 टू 92 उन्होंने क्या मांग किया? एक्सपेंशन एंड रिफॉर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल्स for elected representative of the people and also an increase in the power of the councils. ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या किया? वह जो एजुकेशन थे उससे फोर्स से उन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 बनाया. अब 1892 एक्ट से हुआ क्या? तो नंबर ऑफ जो मेंबर ऑफ इंपीरियल और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे और प्रोविंशियल काउंसिल्स थे ये इंक्रीज हो गए. काउंसिल्स के मेंबर इंक्रीज हो गए. कुछ इलेक्ट होने लगे इनडायरेक्टली बाय इंडियंस, लेकिन ऑफिशियल मेजॉरिटी रिमेन मेंटेन रही.
काउंसिल को राइट दिया गया डिस्कस द एनुअल बजट्स, उस पर वोट नहीं कर सकते। अब इससे नेशनलिस्ट क्या है, टोटली डिससेटिस्फाइड हो, क्योंकि इसको मिला ही नहीं। उन्होंने डिमांड किया कि लार्जर शेयर मिले इंडियन काउंसिल में एज ऑल्सो वाइडर पावर्स। खासकर वो जो पब्लिक पर्स था उस पर कंट्रोल चाह रहे थे, और उन्हें अमेरिकन जो पीपुल का जो नारा था वार के समय, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये बात करने लगे। जो 20वीं शताब्दी का आरंभ होता है, नेशनलिस्ट डिमांड ने एक बात फॉरवर्ड हुई, क्लेम फॉर स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट। स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट की बात करनी शुरू कर दी। इसमें विद इन ब्रिटिश एम्पायर, कोई बाहर जमा नहीं कर रहे हैं, किस आप जो सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज थी इनकी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में, यह डिमांड गोखले ने 1905 में, दादा नौरोजी ने 1906 में कांग्रेस के प्लेटफॉर्म रखी। जो इकोनॉमिक फील्ड था, उन्होंने कंप्लेन किया जो इंडिया की ग्रोइंग पॉवर्टी और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, ये क्यों है, फेल्योर ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर टू ग्रो। तो उन्होंने इसके लिए दोष किसको दिया, ब्रिटिश एम्पायर की पॉलिसीज को। दादा भाई नौरोजी ने 1881 में बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस दिया था, एवर लास्टिंग इंक्रीजिंग ओवर द इंक्रीजिंग जो अटैक है फॉरेन इन्वेजन का, दैट वाज अटरली थ्रू डिस्ट्रॉइंग द कंट्री। बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1880 उन्होंने कहा कि इस देश को खत्म करने का सारा जिम्मा ब्रिटिश शासन उसकी पॉलिसीज को है। अब नेशनलिस्ट क्या है, तो ब्लेम करने लगे ब्रिटिश को, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज। इसकी रेमेडी क्या कही, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। यह डिस्ट्रक्शन कैसे खत्म हो सकता है, ओनली बाय द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। इस बात को कंप्लेन करने लगे, जो इंडिया का वेल्थ है वह इंग्लैंड जा रहा है, और कहा यह ड्रेन को स्टॉप किया जाए। जो प्लांटेशन वर्कर्स के कंडीशंस थे उनको क्या चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड थी वो डिजायर थी इंडियनाइजेशन ऑफ द हायर रेट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मॉरल ग्राउंड्स को रखा। जो इकोनॉमिकली जो यूरोपियन मोनोपोली थी और हायर सर्विस वाज हार्मफुल ऑन 2 ग्राउंड्स दिया। एक, हाई रेट्स ऑफ सेलिंग, यह एडमिनिस्ट्रेशन को कॉस्टली कर रहा है। सस्ते दाम पे हम लोग काम कर सकते, बाहर से क्यों बुलाए जा रहे हैं। जब भारत में सिमिलर क्वालिफिकेशन के लोग हैं तो लो सैलरी मिल सकते हैं, आप इतनी पैसा क्यों दे। दूसरा, जो यूरोपियंस की सैलरी थी क्या थी, वो बाहर जाती थी, इंग्लैंड में फॉरेन करेंसी में जाती थी, या ड्रेन ऑफ वेल्थ को ऐड करती थी। अगर इंडियनाइजेशन किया जाए सर्विसेज को तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, मोर रिस्पॉन्सिव होगा इंडियन नेशनल। नेशनलिस्ट ने डिमांड किया कि सेपरेशन होना चाहिए जुडिशियल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। उन्होंने जूरीज के पावर का कर्टेलमेंट का अपोज किया। जो डिसआर्मिंग विद पीपल की जो उसका अपोज किया। लोगों को आर्म रखने का अधिकार मिलना चाहिए। वेलफेयर एक्टिविटीज सरकार नहीं करती या बहुत कम करती, वो क्या रहना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल बैंक बनाना चाहिए, क्यों, मनी लेंडर से मुक्ति प्राप्त होगी। गवर्नमेंट एक लार्ज स्केल प्रोग्राम एक्सटेंशन ऑफ इरिगेशन करे, हमने पूरा लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया इरिगेशन का क्या क्या किए। उससे क्या होगा, कृषि का विकास होगा, एग्रीकल्चर होगा, देश अकाल फैमिन से बचेगा।
मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज वाइज एंड चाहिए, एंड पुलिस सिस्टम को ऑनेस्ट और एफिशिएंट किया जाना चाहिए। डिफेंस ऑफ इंडिया वर्कर्स जो बाहर चले गए हैं, लोग गए क्यों हैं? पॉवर्टी के गए हैं टू माइग्रेट टू फॉरेन कंट्रीज। ड्यू टू पॉवर्टी दे हैव गॉन टू द फॉरेन कंट्रीज। उनके बारे में सोचा जाना चाहिए। बाहर जाते हैं, उनका ऑपरेशन होता है, उनके साथ बहुत ज्यादा अन्याय किया जाता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने भी इस बात पर काम किया था। तो बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए वह अपनी सरकार से कहते थे आप बाहर काम किया जाए। बस करें और करें क्या है? टेल मी। मतलब ऋतिक कहते हैं